हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आज का टॉपिक हमारा होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? ये कोई चालक है और इसको यदि बैटरी से जोड़ दिया जाए, चालक को बैटरी से जोड़ दिया 20 वोल्ट की, तो इस चालक के अंदर क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो जो धारा जाएगी, तो धारा के कारण जो कोई रासायनिक ऊर्जा है, जिसके कारण वो रासायनिक ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा है बैटरी की, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की चेंज होगी और यदि इलेक्ट्रॉन को प्रतिरोध द्वारा रोक दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि तापीय ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध अनंत या विशुद्ध रूप से प्रतिरोध हो, तो जिसका प्रतिरोध क्या होता है? विशुद्ध प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है अनंत। तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा, तो अनंत का मतलब क्या होता है? धारा को प्रवाहित करने से बिल्कुल भी रोक देना। यदि प्रतिरोध का मान अनंत होगा तो चालकता क्या होती है? चालकता होती है 1/प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो चालकता का मान कम, यदि प्रतिरोध का मान कम तो चालकता का मान अधिक। चालकता और प्रतिरोध होता क्या है? धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा। यदि बाधा का मान जितना ज़्यादा होगा तो धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार यदि इसका मान बढ़ाकर अनंत कर दिया जाए तो चालकता कितनी हो जाएगी? 0। यदि चालकता 0 होगी तो इसका मतलब धारा प्रवाहित होना क्या हो गई? बंद हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? इस चालक की ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि तापीय ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। इस प्रभाव को ही क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये हो गया। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होगा? यदि किसी चालक तार में विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इस ऊर्जा का मान कितना होता है वो ज्ञात करेंगे। तो इस ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक विद्युत परिपथ लेना पड़ेगा जिसके अंदर विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। माना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध हो जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया हो। किससे जोड़ा गया हो? बैटरी से। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी से जोड़ा जाता है तो इस तार का प्रतिरोध R हो और इसमें प्रवाहित धारा I हो। यदि इस तार का प्रतिरोध R और इसमें प्रवाहित धारा I हो तथा इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? V। इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो, तो यदि तार में T समय तक, तार में ये तार है, इसके अंदर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। यदि इस तार के अंदर T समय तक Q आवेश T समय तक Q आवेश प्रवाहित करने पर यदि उत्पन्न विभवांतर V हो तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो V और Q और W, कार्य क्या होता है? W एक का हमारे पास क्या है? V और Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसके अंदर तीनों के अंदर क्या संबंध होता है? V बराबर होता है W/Q।
क्यू। विभवांतर के अंदर हमने पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है W बटे Q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा V Q। तो हमने पहले लिखा यदि चालक तार का प्रतिरोध विशुद्ध प्रतिरोध R है जो कि एक बैटरी द्वारा वोल्ट की बैटरी द्वारा जुड़ा हुआ हो और इसमें प्रवाहित धारा I हो जिसके कारण इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो तथा t समय तक Q आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V Q। ये होगी समीकरण 1। फिर उसके बाद Q बराबर क्या होता है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था विद्युत धारा की परिभाषा। तो विद्युत धारा की परिभाषा के अंदर हमने पढ़ा था, ये कहाँ से आया, V बराबर W बटे Q। I बराबर क्या होता है, Q बटे T। विद्युत धारा के अंदर परिभाषा के अंदर हमने विद्युत धारा की परिभाषा के अंदर सूत्र लिखा था I बराबर Q बटे T। तो यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, I T। Q बराबर कितना हो जाएगा, I T। तो यहाँ से तो W बराबर क्या हो जाएगा, V गुणा Q का मान I T। तो ये हो जाएगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q बटे T। तो V बराबर क्या हो गया, W बराबर हो गया V गुणा I T। उसके बाद यदि V की वैल्यू भी रखें तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है I R। Q की वैल्यू रख दें, Q की वैल्यू कितनी आ गई, I T। यदि उसके बाद V की वैल्यू रखें, V बराबर क्या होता है ओम के नियम से I R। तो V की जगह I R गुणा I T, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R T। तो चालक तार के अंदर Q आवेश को T समय तक ले जाने में, Q आवेश को R प्रतिरोध जिसके अंदर प्रवाहित धारा I हो में Q आवेश को T समय तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W। यदि प्रतिरोध का मान अनंत हो, यानी कि प्रतिरोध क्या हो, विशुद्ध रूप से प्रतिरोध क्या हो, विशुद्ध हो, तो विशुद्ध प्रतिरोध हो तो धारा जो किया गया कार्य है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, उसमें ऊर्जा H के अंदर। यदि प्रतिरोध क्या हो, विशुद्ध प्रतिरोध हो, तो विशुद्ध प्रतिरोध हो तो किया गया कार्य किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि कार्य या ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या हो, नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो कि किया गया कार्य है वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, उसमें ऊर्जा के अंदर। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। H बराबर हो गया I स्क्वायर R T। तो यहाँ आ गया H क्या है, चालक तार की उसमें ऊर्जा, चालक तार में उत्पन्न उसमें ऊर्जा। I क्या होगी, चालक तार में प्रवाहित धारा, R चालक तार का प्रतिरोध और T चालक तार में प्रवाहित की गई धारा या आवेश में लगने वाला समय हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र क्या आ गया, H बराबर I स्क्वायर R T। तो उसमें ऊर्जा का मान आ गया H बराबर I स्क्वायर R T। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H, उत्पन्न ऊष्मा नंबर 1, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। यदि इसको क्या लिख दें, H समानुपाती I स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, चालक तार में
प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? चालक तार में प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात क्या लिखेंगे? H समानुपाती I स्क्वायर। फिर 2 नंबर क्या हो जाएगा? I का आ गया, उसके बाद R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो दूसरा क्या हो गया? चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अर्थात H समानुपाती R, अर्थात H समानुपाती R। उसके बाद नंबर 3 क्या बच गया? T। तो T क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा में लगेगा समय। तो क्या हो जाएगा? चालक तार में धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। तो 3 नंबर पॉइंट क्या हो गया? चालक तार में धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अर्थात H समानुपाती T। तो ये 3 हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा किससे ज्ञात की? Q आवेश को T समय तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य से। यदि उस उत्पन्न विभवांतर V हो तो V यानी कि कार्य ज्ञात किया। कार्य बराबर क्या आया? V गुणा Q। तो W बराबर क्या था? V गुणा Q, जिसके बाद हमने Q की वैल्यू रखी और V की वैल्यू रखी। Q की वैल्यू क्या थी? I बराबर क्या होता है? Q बटे T। और V की वैल्यू क्या लिखी है आपने? V की वैल्यू ओम के नियम से IR। तो W का मान आ गया I स्क्वायर RT। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो कार्य है उसको, कार्य और ऊर्जा को दोनों के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। तो जो कार्य है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ऊर्जा के अंदर। कौन सी ऊर्जा के अंदर? तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो H बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। H बराबर क्या आ गया? I स्क्वायर RT। तो H बराबर ये आ गया। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? H का मान I स्क्वायर के समानुपाती होता है, H का मान R के समानुपाती होता है, H का मान T के समानुपाती होता है। तो इसके आधार पर हमने लिखा चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा किस किस के समानुपाती होती है? तो नंबर 1 चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, नंबर 1 चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो पहला पॉइंट ये है, चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? H समानुपाती I स्क्वायर। उसके बाद R, उसके बाद किसके समानुपाती होगी? R के। तो दूसरा क्या हो जाएगा? चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती R। उसके बाद 3 नंबर T क्या है? आवेश प्रवाह में लगा समय या धारा प्रवाह में लगा समय। तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? चालक तार में धारा प्रवाह है, चालक तार में धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? H समानुपाती T हो गया। तो ये इस तीनों को, उपरोक्त तीनों नियमों को जूल का तापन नियम कहते हैं।
तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जूल का तापन नियम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा जूल का तापन नियम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक तार में उत्पन्न, यदि किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित कर, आई धारा t समय तक यदि किसी चालक तार जिसका प्रतिरोध R है में आई धारा t समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, R प्रतिरोध के चालक तार में आई धारा t समय तक, R प्रतिरोध के चालक तार में आई धारा t समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT होती है। इतना लिखेंगे। उसके बाद यह सूत्र लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H नंबर 1 चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। 2 नंबर क्या लिखेंगे, R के समानुपाती। तो 2 नंबर हो जाएगा चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती R। उसके बाद नंबर 3 चालक तार में धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। तो T क्या है, चालक तार में धारा प्रवाह में लगा समय। तो 3 नंबर क्या लिख देंगे, चालक तार में धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, L समानुपाती T। तो इन तीनों पॉइंट है, तो उन क्या लिख देंगे, उपरोक्त तीनों नियमों को जूल का तापन नियम कहते हैं। ये जूल का तापन नियम किससे आया, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से। तो आज हमने क्या पढ़ा, जूल विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसके आधार पर हमने जूल का तापन नियम दिया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।